जय श्री सीताराम। आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं, खास तौर पर यदि आपके घर में बच्चे हैं या फिर बच्चे होने वाले हैं, आपका विवाह होने वाला है, आपके घर परिवार में किसी का विवाह होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। मैं छोटे बच्चों के बारे में आज बात कर रहा हूं। देखिए, मुख्यतः दो शब्द हैं, एक है ऑटिज्म और एक है एडीएचडी। कई लोग ऑटिज्म कहते हैं, ऑटिज्म भी कहते हैं, इन दो अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। और एक है एडीएचडी। ये जो शब्द है, ये शब्द भारत का नहीं है, आजकल भारत में सुनने को मिल रहा है। ये जो शब्द है ये भारत के बाहर, खास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जैसे कनाडा या फिर यूएसए, वहां से आया है। अब ये शब्द नहीं है, एक्चुअली ये एक डिसऑर्डर है, ये एक समस्या है, ऑटिज्म और एडीएचडी। पहले मैं आपको बताता हूं कि समस्या क्या है। भगवान ना करे ये समस्या आपके बच्चों के साथ हो, लेकिन हो तो पहले आप पहचान जाएं इस समस्या को। आज भी हो रही है तो आप पहचान जाएं, और इसका क्या कारण है ज्योतिष और वास्तु में, और इसके क्या उपाय है, इसका क्या निदान है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले 5 सालों से मैं ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों को ट्रीट कर रहा हूं। कई सारों को, अधिकतरों को उस ट्रीटमेंट से लाभ मिला है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे 5 साल की ये रिसर्च भी है, और आज भी बहुत सारे, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास एडीएचडी ऑटिज्म, मतलब माता पिता बच्चों को की कुंडली लेकर के आते हैं, और उन्हें मैं ज्योतिष और वास्तु के उपाय देकर के ठीक करता हूं। ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें कि बच्चा जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो जाता है। बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। कई बार आप ये नहीं कह सकते कि ये विकास नहीं होगा, यही विकास होगा, कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता। जैसे हो सकता है कि बच्चा चलने फिरने लग जाए। हाँ, समय पर जो एक छोटा बच्चा चलने शुरू करता है, पैर चलना शुरू करता है, तो हो सकता है ऑटिज्म यदि किसी बच्चे को हो तो पैर चलना शुरू कर दे लेकिन बोलना शुरू ना करे। हो सकता है बोलना शुरू कर दे लेकिन वो पैर चलना शुरू ना करे। हो सकता है कि उसके शारीरिक तौर पर जो विकास होता है वो ना हो पाए। हो सकता है उसकी सोचने की, रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटीज होती है, हाँ, जैसे बच्चे को हम कहते हैं ये बोलो या फिर ऐसा करो, या फिर प्यास लगी है पानी मांगेगा वो बच्चा, भूख लगी है तो रोएगा वो बच्चा, उसको कुछ लग जाएगा, मान के चले कुछ चीज चुभ गई तो एकदम से रिस्पॉन्स कर दे। कई बार रिस्पॉन्स में डिले हो जाता है। हाँ, अब बच्चे का बहुत समय पर विकास नहीं हो पाता है। समय पर कहने का क्या मतलब है, जो हम इन जनरल दूसरे बच्चों से ऑटिज्म के बच्चे को कंपेयर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये डिले है, ये बहुत डिले है, ये समय पर ये चीज नहीं कर पा रहा है। हाँ, अधिकतर ये देखा गया है कि बोलने में, रिस्पॉन्स करने में आप जो कुछ कहें और कहते रहें, बेटा यहां से हटो, वो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको यदि आपने कहा यहां से हटो और उसको समय पर रिस्पॉन्स करना चाहिए, भले ही वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करे, पॉजिटिव करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको कहा यहां से हटो तो हट ही जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ तो भी रिस्पॉन्स उसका होना चाहिए। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 10 बार नहीं हुआ, यदि बार बार ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि ऑटिज्म का वो शिकार हो। अब यहीं पर एक और शब्द आता है एडीएचडी। अभी जो एडीएचडी है, इसके और ऑटिज्म का यदि कंपेयर करें तो कई सारे डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस बच्चे को एडीएचडी का बच्चा कहें या फिर ऑटिज्म का बच्चा कहें। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो बीमारी है, ये आप भारत में मान के चलिए बहुत पुरानी बीमारी नहीं है, पिछले 5 सालों से हो रही होगी। बहुत सारे डॉक्टर्स तो पिछले 1 या 2 सालों से ही इसको जान रहे होंगे। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो है पूरे विश्व में है, तो मैं बाहर से भी बहुत सारे क्लाइंट्स अपने बच्चों की कुंडलियां मुझे दिखाते थे भारत के बाहर से, तो मुझे इस बीमारी के बारे में बहुत पहले से पता है। तो एडीएचडी जो होता है उसमें भी ऑटिज्म जैसे ही कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसमें रिस्पॉन्स, चलना नहीं, बोलना नहीं, लेकिन एक सिम्टम स्पेशली अलग होता है एडीएचडी में, जिसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। जैसे हम यहां पर यह कह रहे हैं कि बच्चा हो सकता है बोले ना, हाँ, बोलना ना सीखे, लेकिन एडीएचडी में क्या होता है कि बच्चा हो सकता है बोले लेकिन वो बिल्कुल एग्रेसिवली कुछ बोले, या एक ही शब्द बार बार रिपीट करता रहे, या एक ही तरह से चिल्लाते रहे, एक ही तरह से अपने गुस्से को जाहिर करते रहे।
ऐसी स्थितियां हो जाती है। यदि वो पेड़ चल रहा है तो बस पेड़ ही चले जा रहा है, चलते ही जा रहा है, कहीं इसके ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर चढ़ गया, कूद गया, फांद गया, लग गई, फिर जोर जोर से रो रहा है। तो हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी में एक और चीज ऑटिज्म से ज्यादा जुड़ जाती है, वो है हाइपर एक्टिविटी। हाँ, तो ये दोनों ही बीमारी निसंदेह छोटे बच्चों में होती है। अब ये बीमारी यदि कहीं न भगवान न करे आपके घर में है, आपकी जान पहचान में किसी को बच्चे को है, और बीमारी नहीं कहते, इसे डिसऑर्डर कहते हैं एक्चुअली, इसे कमी कहते हैं एक्चुअली। तो ये डिसऑर्डर यदि कहीं है, या फिर या फिर आप शादी करने जा रहे हैं, आपके बच्चे शादी करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के बच्चों में, आपके खुद के बच्चों में ये डिसऑर्डर ना आए, तो इसके लिए क्या करें? क्यों आते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स? क्या देखा मैंने कुंडली में? अपना रिसर्च, मेरा रिसर्च क्या कहता है इस इन ऑटिज्म और एडीएचडी के बारे में? तो देखिए, मेरा रिसर्च सबसे पहले तो ये कहता है कि जब पति पत्नी, मैंने अधिकतर जो कुंडलियां देखी है जिन बच्चों में ऑटिज्म या एडीएचडी है, उनके जब माता पिता की मैंने कुंडलियां देखी हैं, तो मैक्सिमम मैंने ये पाया है कि उन माता पिता की कुंडली में, कुंडली मिलान में, मैच मेकिंग में नाड़ी दोष था। हाँ जी, नाड़ी दोष। और एक और चीज होती है कि भकुट दोष भी। भकुट दोष एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, द्विद्वादश, षडाष्टक और नवपंचम। तो षडाष्टक भकुट दोष और नाड़ी दोष माता पिता की कुंडली में जब आ जाए तो चांसेस हो जाते हैं, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि बस जिनको ये दोष आ गए माता पिता को, उनके बच्चों में ऑटिज्म या एडीएचडी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि उनके बच्चों में एडीएचडी या ऑटिज्म का डिसऑर्डर हो जाए। तो एक चीज तो ये हो जाती है, पहली बात। तो सबसे पहला तो प्रिकॉशन यही है कि भाई अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करें, जो मैं हमेशा बार बार कहते रहता हूं। अच्छा, दूसरी बात कि चलो ये तो माता पिता में हो गया, लेकिन क्या जरूरी है कि माता पिता में ये दोष हो? और दोष नहीं है, माता पिता में कोई किसी प्रकार का नाड़ी दोष या फिर भकुट दोष नहीं है, तो क्या बच्चों में भी ये दोष बिल्कुल नहीं आएगा? क्या बात पक्की है, तय है? नहीं, ऐसा भी तय नहीं है। मैंने कुछ केसेस में ये पाया है कि माता पिता की कुंडली मिलान अच्छे से हो गई है, उसके बावजूद भी एक बच्चा जो है वो ठीक है, दूसरे बच्चे में ये चीज आ गई। हाँ, तो ऐसा क्यों हो गया फिर? तो यहां पर फिर मैंने उस बच्चे की कुंडली में ये पाया, जिसे ये डिसऑर्डर है, उस बच्चे की कुंडली में ये पाया कि हो सकता है मे बी उसका जो जन्म है या तो गंडमूल नक्षत्र में हुआ रहेगा, एक चीज ये होती है। दूसरे नंबर पर या तो उसका जो पाया होता है, देखिए जब भी बच्चे का किसी का भी जन्म होता है तो सोना, चांदी, तांबा और लोहा, ये 4 प्रकार के पाए होते हैं, इनमें ही किसी में जन्म होता है। तो पाया जो रहेगा वो सोने का रहेगा, तो ये हो सकता है। इसके अलावा ये एडीएचडी और ऑटिज्म जो मानसिक विकार है ना, मानसिक विकार कौन से ग्रह को दर्शाते हैं? तो ये है चंद्र। तो चंद्र का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, चंद्र या तो अस्त हो, या फिर चंद्र केतु के साथ हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, अष्टम स्थान पर हो, नीच राशि स्थित हो, किसी प्रकार से चंद्र जो है वो खराब हो, छठे भाव में हो, चंद्र का कुछ प्रॉब्लम रहे। और एक प्रॉब्लम कि लग्नेश जो है, कुंडली के लग्न भाव के स्वामी या तो नीच रहे, या अष्टम स्थान पर रहे, या छठे स्थान पर रहे, तो ये प्रॉब्लम हो। तो मैक्सिमम कुंडली में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है, और उसके कारण जो है ये समस्या बच्चों में बन जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज होती है, जब हम वास्तु पर आते हैं, मतलब वास्तु मतलब जहां आप रहते हैं, हो सकता है जहां आप रहते हो वो भी, और उसके साथ साथ एक जगह जो आपके नाम से है, वो आपने, हो सकता है आपने किराएदार को दे रखी हो, रेंट पर दे रखी हो सकता है आपके माता पिता वहां पर रहते हो, वो जगह भी, जिसे आप अपनी जगह कहते हैं लेकिन वो कहीं और भी है, इन दोनों जगहों का भी आपके बच्चे के ऊपर फर्क पड़ता है। कैसे? जो ऑटिज्म या एडीएचडी, अधिकतर मैंने ये पाया है कि घर जो होता है उसका ईशान दिशा जो है, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है, नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, वहां पर भार होना, भार मतलब बहुत भारी भरकम कोई बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, सोफे रखे हुए हैं, बहुत सारे टेबल्स रखे हुए हैं, कबर्ड रखे हुए हैं, है ना, इत्यादि। सीढ़ियां हैं, सीढ़ी सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा भार है किसी भी घर का, तो वो है। या फिर वहां पर डस्टबिन रखते हैं, वहां पर जूता चप्पल रखते हैं, वहां पर टॉयलेट है, वहां पर गंदगी पड़ी रहती है।
हाँ, वहां बैठ करके नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं, तो भी ये दोष निर्मित हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया कि वास्तु के आधार पर तो जो है वो घर ठीक था। एक व्यक्ति का एक घर जिसमें वो अपने घर में रहता था, वो भी वास्तु के आधार पर ठीक था, और उसने जो घर रेंट पर दिया था वो भी वास्तु के आधार पर ठीक था। लेकिन जो रेंट पर घर दिया था, वो जो रेंट पर रहने वाले जो लड़के थे, जो लोग थे, वो ईशान दिशा में बैठकर नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट और ये सब पार्टियां किया करते थे, और उसकी वजह से जो मकान मालिक है उसको दुष्परिणाम देखने को मिलता था। तो हाँ जी, नॉनवेज, अंडा, शराब, सिगरेट वगैरह भी ईशान दिशा में खाना पीना करना भी इस प्रकार के दोष को पैदा कर देता है। तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, मैंने एक चीज और पाई है कि दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम, एक्चुअली दक्षिण पश्चिम दिशा का जो एंट्रेंस है या नैऋत्य दिशा का जो एंट्रेंस है, वो भी इन समस्याओं को पैदा करता है, ऑटिज्म या फिर एडीएचडी। तो ये वास्तु के दोष है और ये कुंडली के दोष है, जो मैंने अलग अलग करके आपको समझाया और बताया। लेकिन मान के चलें कि भाई ऐसा कुछ हो गया, कोई बच्चा आपकी नजर में है जो कि ऑटिज्म या फिर एडीएचडी का शिकार है, तो फिर क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो मेरा कहना देखो यही बनता है कि जब मैं एक शब्द में इस बीमारी को नहीं बता पाया, मतलब मैंने क्या क्या चीजें कही, मैंने कहा नाड़ी हो सकता है, मैंने कहा भकुट हो सकता है, भकुट में भी मैंने कहा कि षडाष्टक हो सकता है, मैंने कहा चंद्र का प्रॉब्लम हो सकता है, केतु के साथ, राहु के साथ लग्नेश का प्रॉब्लम हो सकता है, वास्तु का, तो मतलब मैंने इतनी सारी बातें कही है, तो मतलब इन सारी बातों को चेक करना पड़ेगा। यदि तो आप इन सारी बातों को चेक कर सकते हैं जो भी मैंने कही है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम निकलती कुंडली और वास्तु में, और उसे यदि आप ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुंडली दिखाइए, कंसल्ट लीजिए, कंसल्टेशन लीजिए। हाँ, मैं कभी यह नहीं कहता हूं कि मुझसे कंसल्टेशन लीजिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं, लेकिन ऐसे एस्ट्रोलॉजर, ऐसे वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लीजिए जो पहले नंबर पर तो आपके ऊपर फिजूल का टोना कर दिया, टोटका कर दिया, किसी ने नजर लगा दी, आपकी बुआ जी आपके बारे में बुरा चाहती है वगैरह वगैरह ना बोले, सीधे साइंटिफिकली पॉइंट पर आए। और दूसरी बात ये कि वास्तु और कुंडली दोनों से जो देख पाए, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लीजिए। मेरे पास जब भी आते हैं इस प्रकार के जो बच्चे, मैं वास्तु और कुंडली दोनों के ही बारे में बात करता हूं। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। इसके अलावा मैं यदि आपको एक रेमेडी दूं, उपाय दूं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बच्चे को लेकर के जाइए, भले बच्चा कितना भी छोटा हो, छोटा बच्चा हो, भले वो खुद लोटा पकड़ के भोले बाबा पर जल न चढ़ा सके, लेकिन लेकर के जरूर आप जाइए भोले बाबा के मंदिर, शिव शंकर भगवान के मंदिर, और उसका हाथ पकड़कर भोले बाबा पर, शिवलिंग पर, छोटा सा लोटा उसके लिए अलग से खरीद लीजिए, तांबे का लोटा, चांदी का लोटा, और उसे जल चढ़वाइए, शिवलिंग पर जल चढ़वाइए। आप खुद मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, चाहे आप माता है चाहे पिता है, इवन मैं तो चाहता हूं कि दोनों जल लेकर के जाए, और बच्चे को अच्छे से पकड़ करके, एक व्यक्ति पकड़ ले, एक पति या पत्नी पकड़ ले, पति या दूसरा पार्टनर जो है वो उससे जल चढ़वा दे। तो ये जरूर कराइए। मैं तो चाहता हूँ रोज सुबह के समय कराए, नहीं करा सकते तो हर सोमवार सोमवार तो जरूर कराए। एक मैं उपाय जरूर दूंगा। दूसरा उपाय मैं ये दूंगा कि अमावस्या के 2-4 आगे पीछे दिनों को छोड़कर चंद्र देवता पर भी ऐसे ही जल चढ़वा, जैसे आप करवा चौथ पर कैसे चढ़ाती हैं, यदि आप फीमेल है तो करवा चौथ पर आप जल चढ़ाती हैं चंद्र देवता को, ऐसे ही बच्चे से भी जल चढ़वाएं। छोटा बच्चा है, हम समझते हैं, उसको भले ही आप अपनी गोदी में उठा लीजिए और उसको लौटा दीजिए। एक पार्टनर आपको लगे, हो सकता है पति की जरूरत लगे आपको, पत्नी की जरूरत लगे आपको, एक पार्टनर जो है वो सहायता करेगा, आप जो है उससे जल चढ़वाइए। हाँ, भले गोदी में उठाकर चढ़ाइए। यदि वो खड़े आप रख सकते तो खड़ा करके थोड़ा सा उसको डायरेक्शन दीजिए और जल चढ़वाइए चंद्र देवता पर रात के वक्त। ऑब्वियसली रात के ही वक्त चढ़ेगा। तो ये 2 बातों का ध्यान रखिए। और जो वास्तु के बारे में मैंने कहा था, ईशान दिशा को साफ सुथरा रखिए, बिल्कुल गंदगी वहां पर मत रखिए, हल्का रखिए। और यदि आप किसी रेंट के ऐसी जगह पर रहते हैं जहां ईशान दिशा पर सीढ़ियां, घर को छोड़ दीजिए, निकल जाइए उस घर से, क्योंकि तोड़ फोड़ तो कर नहीं सकते सीढ़ियों को। तो आप यदि अपने घर में रहते तो भी सीढ़ियों को आपने तोड़ना मतलब लगभग असंभव सा है ना। मैंने तो ऐसे बहुत कम केस देखे, बहुत रेयर केस देखे जो खुद के घर में उन्होंने ईशान दिशा की सीढ़ी को तोड़ा हो। सीढ़ी को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। आप अलमारी को तोड़वा सकते हैं, आप कबर्ड को तोड़वा सकते हैं, आप किसी कमरे को तोड़वा करके एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम रहता है।
और नई सीढ़ी बनाना बड़ा मुश्किल काम रहता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो उस घर को आप छोड़ दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। बाकी फिर कुंडली क्या कहती है, एग्जैक्टली उसमें क्या कहा जाता है ये समझना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत एग्जैक्टली साइंटिफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु के आधार पर मैंने वजह भी बताई, कारण भी बताया, मैंने उसका निदान भी बताया, निवारण भी बताया। जरूर ध्यान रखें, भगवान करे आपके घर में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं आपको ऐसा कुछ दिखता है, जान पहचान में दिखता है, तो उन्हें जरूर आप ये बात बताइए, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।